नमस्कार दोस्तों, आज की दो सामाजिक कहानियों में पहली कहानी है जिसे हम शुरू कर रहे हैं। तो रवि आए दिन अपनी माँ को मारता रहता था, लेकिन उस रात पता नहीं उसे क्या हो गया कि अपनी माँ को इतनी जोर से घूसा मारा कि उसके दांत तक टूट गए। बीच में आई पत्नी को भी खूब मारा। पड़ोसी लोग तक घबरा गए। उन्हें लगा शायद कहीं कोई विस्फोट हुआ है और उसकी किरचें जमीन को भेद रही हैं। खिड़कियां खोलकर वो बाहर झांकने लगे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि रवि के घर का दरवाजा खटखटाकर शोर मचा के कारण पूछ लें। कुसुम का जीवन हमेशा से ऐसा नहीं था। थप्पड़ तो बहुत दूर की बात, कुसुम के पति ने उसे हल्के से हाथों से छुआ तक नहीं था जिससे उसके शरीर में कोई चोट पहुंच जाए। लेकिन यहाँ बेटा तो बिल्कुल ही कसाई हो गया है। हर वक्त सजी धजी रहने वाली हीरोइन से लगने वाली कुसुम अब अर्ध विक्षिप्त सी हो गई है। फटे गंदे कपड़े, सूखा मुरझाया चेहरा, गहरी हजारों अनसुलझे प्रश्नों की भीड़ वाली आंखें, कुछ कहने को ललायत सूखे होठ, ये सब कुछ उसकी दयनीय जिंदगी को व्यक्त करने के लिए काफी थे। उस रात कुसुम बरामदे में ही पड़ी रही, एक कंबल में ठिठुरती रही। टांगों में इतनी शक्ति भी नहीं बची कि अपने छोटे से कमरे में, जो भी पहले से एक स्टोर था, वहां चली जाए। केवल एक ही वाक्य तो कहा था कुसुम ने अपनी बहू से, पल्लवी तुमने ये साड़ी मुझसे बिना पूछे क्यों पहनी? ये तो साड़ी मेरी सिल्वर जबरी की थी। बस बेटा माँ को रुई की तरह ढूंढने लगा और बकने लगा, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी बीवी को साड़ी के लिए पूछ रही है? कुसुम बेचारी तो जैसे चुप हो गई। उसे सांप सूंघ गया। फिर भी बेटे ने मारा, पहले थप्पड़ों से फिर घूंसों से। ठंडी हवा का झोंका उसकी घायल देह को छू रहा था। उसका अंग अंग दर्द करने लगा था। वो कराह उठी थी। आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। चलचित्र की तरह घटनाएं बीते दिन सूनी आंखों के आगे घूमने लगे। इस साड़ी में कुसुम तू बहुत सुंदर लगती है, और आज तो गजब ही ढा रही है। आज रात को पति पराग ने कहा था। धत कह के कुसुम शर्मा गई थी, नई दुल्हन सी। फिर उस पति के स्वर एक तय एक लाय के साथ झिनझिना रहे थे। खिड़की से झांकता हुआ चांद भी उन दोनों को देखकर शर्मा रहा था। कुसुम उस पल को याद कर रही थी और उसका दिल पानी के बाहर निकली मछली की तरह तड़पने लगा। जब भी खाने की कोई चीज कुसुम फरमाइश करती तो तुरंत उसके पति लाकर दे देते थे। बात बात में कुसुम से पहले कहते थे, तू चिंता मत कर, मैंने तो घर तेरे ही नाम पे लिया है और बैंक में 5 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट भी तेरे नाम से कर दिया है। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तब भी तू ठाठ से रहेगी। हंस देती थी कुसुम। बहुत खुश थी कि उसे इतना अच्छा पति, इतनी लायक बेटी और बेटा मिले हैं भगवान से। पर इसी बेटे ने उस बेटी से 100 गुना ज्यादा प्यार दिया था। लेकिन आज क्या हो गया है उसे? उसकी एकदम से चलती हुई नाव में छेद कैसे हो गया है? पानी भरने लगा है और नाव डूबने लगी है। सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इस कगार पे खड़ी चट्टान सी हो जाएगी। पता नहीं कब उस चट्टान को समुद्र निगल जाए। उस बीते पलों को याद कर पिंजरे में कैद पंछी सी फड़फड़ाने लगी। उस रात को वो सो नहीं पाई। सुबह उठते ही धीरे धीरे मरियल चूहे सी चलकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर अपने लिए एक कप चाय बनाकर अपनी कोठरी में आई और पड़ोसिन के दिए हुए बिस्किट के पैकेट से बिस्किट लेकर खाने लगी। बिस्किट खाते हुए दिमाग में विचार आकाश में उड़ती पतंग सा उड़ने लगे। इस क्रूर बेटे बहू से तो अच्छी पड़ोसनी है। कितने निर्दयी हैं ये लोग, जो गाहे बिगाए खाने पीने की चीजें भी पड़ोसनी देके जाती हैं। क्यों ना उनसे सहायता लेकर इस मुसीबत से छुटकारा पाया जाए। एक और विचार बिजली की तरह उसके दिमाग में आया। क्यों ना बेटी को जाके सब कुछ बता दूं और वो मेरी मदद कर दे। लेकिन वहाँ लालची दामाद तो कभी बेटी जो मुझे मदद नहीं करने देता। बेटी को तो मैं फ़ोन भी नहीं कर सकती, उसका फ़ोन तो हमेशा लॉक रहता है। मैं घर से भी नहीं भाग सकती। ये दोनों पति पत्नी ताला लगा कर नौकरी करने जाते हैं। बस इन्हीं विचारों की पगडंडी पे चलते हुए कुसुम ने कराहते हुए स्नान कर लिया और दर्द से तड़पते हुए हाथों से उल्टी सीधी चोटी गूंथ ली। बेटे बहू की हंसी मजाक ठिठोली की आवाजें गर्म पिघलते शीशे सी कानों में पड़ रही थी। कहाँ वह सजा सजाए साफ सुथरे कालीन बिछे बेडरूम में सोती थी, कहाँ अब बदबूदार स्टोर में फोल्डिंग चारपाई पे। छी छी, इतना सफेद हो जाएगा रवि का खून, उसने कभी ना सोचा था। महंगे से महंगा कपड़ा पहनाया उसे, बढ़िया से बढ़िया खाने की चीजें खिलाई, हर जिद हर चाहत रवि की कुसुम और पराग ने पूरी की थी। शहर के महंगे इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल से फिर विश्वविद्यालय से रवि ने शिक्षा ग्रहण की थी। रवि के लिए वो कितने खुश थे। खुशी के फूले नहीं समाते थे। खोजबीन करके जान पहचान निकाली, तब जाके वहां नौकरी मिली थी। लेकिन पराग के मरने के बाद तो जैसे वो सब कुछ ही भूल गया। काश कि वो जन्म ही ना लेता। मैं निपुती ही सूखी थी। इसके जन्म लेने के बाद मेरे मना करने पे भी 150 लोगों की पार्टी पराग ने खूब धूमधाम से की थी। बड़ा शरीफ सीधा सादा संस्कारों वाला लड़का था यह। लेकिन पता नहीं इसने क्या ही खा लिया जो इसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई और वो राक्षसों जैसा बर्ताव करता है। अब ना तो जैसे इसके पंख ही निकल आए। प्यार त्याग दया मान सम्मान भावनाएं तो जैसे इसके दिल से गायब हो गई, जैसे अंधेरे से कोई परछाई गायब हो जाती है। रसोई से आ रही मीठी मीठी सुगंध से कुसुम बच्ची सी मनचली हो गई। हिम्मत कर सीढ़ी चढ़ के धीरे धीरे बहू के पास आई। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है बेटी, क्या बनाया है?
पता नहीं दुनिया का नया आश्चर्य लगा कुसुम को बहू के उत्तर देने के ढंग से। माँ जी, गाजर का हलवा बनाया है, खाएंगी? आइए बैठिए। हक्की बक्की बावली से कुसुम डाइनिंग टेबल के पास चेयर में बैठ गई। एक प्लेट में हलवा रखा था, दूसरी प्लेट में गोभी के गरम गरम पराठे। नाश्ता देते समय सहज सी मीठी बहू में बोलती है, इन कागजों पे साइन कर दीजिए ना, फिर नाश्ता कर लीजिएगा। ना ना, मैं नहीं करूंगी साइन। अच्छा, तो ये आदर और ये प्यार इस लालच में किया जा रहा है? छी छी, तुम दोनों ने तो रिश्तों को ही नीलाम कर दिया। अब मैं चाहे मर भी जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं साइन नहीं करूंगी। कुसुम बड़बड़ाती रही। तो फिर जाइए जाइए, सूखी ब्रेड और चाय, मत करिए साइन, ले लीजिए वही। और जब आ जाए, तब दिल आ जाए, तब खा लीजिएगा इन चीज़ों को। बहू के शब्द तीरों से भी ज्यादा घायल कर गए कुसुम को। वो बाहर से लेकर अंदर तक लहूलुहान हो गई। कुसुम असहाय थी, मरती क्या न करती। भूखी थी तो सूखी ब्रेड चाय में डुबोकर खाई और रोती रही, सोचती रही, लानत है ऐसी जिंदगी पे। गाजर का हलवा भरवा पराठे खाकर क्या मैं तेरी गुलाम बन जाऊंगी? ना, मैं अपाहिज नहीं बनना चाहती कि तुझे अपना सब कुछ दे दूं और अपाहिज बन जाऊं। ये नहीं हो सकता। बुदबुदाती हुई कुसुम ब्रेड और चाय से ही संतुष्ट हो गई। मन में कहा, भाड़ में जाए तेरा हलवा और ये तेरे पराठे। मैं अपने जमाने में कभी भी बचा हुआ हलवा, पराठे, क्या पूड़ी मेहरी तक खाने को किसी के लिए नहीं देती थी। कुसुम बहू की क्रियाएं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। सास की पीड़ा, दुख, व्यथा से बहू अनजान सी अपने कामों में व्यस्त हो गई। चाय नाश्ता करके उसने अपना लंच बॉक्स तैयार किया, फिर गुनगुनाती हुई पिंड सिल्क की साड़ी और उसी रंग की मैच करती हुई माला पहन के कॉलेज चली गई और बाहर से घर में ताला लगा दिया। बाहर ताला बंद करके वो रोज ही कॉलेज जाती और रोज तो टेलीफोन भी लॉक कर दिया जाता, लेकिन उस दिन कैसे तो वो टेलीफोन लॉक करना भूल गई। कुसुम ने हर रोज की तरह पूरा घर देखा, हर चीज लॉक थी, यहाँ तक कि फ्रिज पे भी ताला लगा हुआ था। बहू कुसुम के लिए डाइनिंग टेबल पर 4 सूखी रोटी और अरहर की दाल बनाकर रख गई थी। अनलॉक टेलीफोन देख के कुसुम के दिल में खुशी के खेत लहराने लगे। अब तो पड़ोसिन को फोन कर दूंगी, वो मुझे बाहर भगाने में सहायता जरूर करेंगी। उस समय कुसुम में 1000 हाथियों की ताकत ने जन्म ले लिया। देह का दर्द भी जैसे कपूर सा उड़ गया, आंखों में हीरे सी चमक उत्पन्न हो गई। सबसे पहले उसने पड़ोसिन को फोन किया। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ, आंटी रीता। लेकिन आप लेकिन आंटी, आप फोन कैसे कर रही हैं? आपका फोन लॉक नहीं है आज। मुक्ति की खुशी से झूमती हुई कुसुम बोली, हाँ बेटी, आज फोन नहीं लॉक है। सुनो, इस समय घर का बाहर का जो ताला है उसे तोड़ के अंदर आ जाओ, तब तक मैं तैयारी करती हूँ। कैसी तैयारी आंटी? सुनकर रीता को आश्चर्य हुआ। बेटी, तुम्ही ने तो उस दिन कहा था आप यहाँ से भाग जाओ आंटी, किसी और शहर या बेटी के पास। हाँ हाँ आंटी, मैंने कहा तो था, लेकिन आप जाएंगी कहाँ? मैं कानपुर अपने भाई के पास जाऊंगी। वह बस स्टेशन पे मुझे लेने आ जाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटी, अगर मैं नहीं गई तो वो मुझे जबरदस्ती मार पीट करके नशा वगैरह खिला के साइन करवा लेगा। और कुसुम बहुत फूट फूट के रोने लगी। और क्या आंटी, बताओ ना। और फिर मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह वो बाहर फेंक देगा। कुसुम की आवाज़ ये सब कुछ बोलते बोलते कांपने लगी थी। पूरी की पूरी देह कपकपा रही थी, उसकी देह जैसे जवाब दे रही थी। उसने फ़ोन रखकर हिम्मत से सांस लिया और उसकी आशा जीवित होने लगी। जल्दी जल्दी अलमारी खोल के अपने कपड़े, रुपए, वसीयत के कागज निकाले, पर्स लिया और ढंग से सिल्क की साड़ी पहन के दरवाजे के पास अटैची लेकर खड़ी हो गई। पत्थर से ताला नहीं टूटा तो रीता ने हथौड़ी से ताला तोड़ा। कुसुम दरवाजे के पास ही खड़ी थी। एक तरफ खुशी थी कुसुम को कि वो जैसे जेल की कैद से छूट गई हो, पर दूसरी ओर अपना घर, अपना घोंसला छोड़ने का दुख उसे खाया जा रहा था। वह घर जिसमें उसने रानी का जीवन जिया था, वहाँ उसके सोने के दिन से और चांदी की रातें थी। उस आंगन में किलकारियां गूंजती थी, प्यार का सूरज सदा उगता था। वहाँ उसका पति उसे संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख देता था। उसके साथ ही उसका जीवन सुखमय था। घर खुशियों के फूलों से महकता था। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट बदली कि कुसुम को उस घर को छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिर वो करती भी क्या, और कोई रास्ता भी तो नहीं था। रीता ने अपनी कार में कुसुम को बैठा लिया। उसका सूटकेस उठाते समय रीता को भी आंसू आ गए। वो रोने लगी। आंटी के बीचों में रुआसी रीता ने आंटी से उनके भाई का फ़ोन नंबर लिया और बस में चढ़ाते समय वादा कर लिया कि वो हफ्ते में 2 बार फ़ोन उनका हालचाल पता लगाते रहेगी। जितना दुख कुसुम को अपना घर छोड़ने का था, उससे कुछ ही कम दुख होगा रीता को उनसे बिछड़ने का। कुसुम बस रीता को वहां से रोकना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी वो चली जाए, लेकिन रीता वहां पे जैसे सरहद पे सिपाही तैनात होते हैं, सतर्क होते हैं, वैसी ही सावधान थी। सीता को इस बात का डर था कि कहीं उसे खोजते हुए उसके बेटा या बहू ना आ जाए, और उस समय वो कुसुम को वापस नहीं भेजना चाहती थी। वहाँ तालाब में मगरमच्छ सा उसका बेटा था और वहाँ उसकी जिंदगी मोहताज बन गई थी। बस चल पड़ी और खिड़की के बाहर आंसू भरी आंखों से रीता को वो देखती रही, जब तक उसकी आकृति ने बिंदु का रूप नहीं ले लिया। जो जो बस आगे बढ़ रही थी, उसका अपना शहर उससे दूर हो रहा था। वह शहर जहाँ वह 16 श्रृंगार करके अपने सुहाग के साथ आई थी, आज उसे लगा जिंदगी एक नदी जिसने अपना रास्ता बदल लिया है और वो गाँव बहुत पीछे छूट गया है।
बस जितना आगे बढ़ रही थी उसका दिल उतनी ही जोरों से धड़क रहा था। काफ़ी देर तक खुद को सामान्य स्थिति में जब उसने पाया तो आंखें बंद करके सोचने लगी, काश मेरी बहू रीता के जैसी होती, कितनी अच्छी है, कितना ख्याल रखती है अपनी सासू माँ का। जितने बार भी इसकी सास मुझसे मिलती है हमेशा अपनी बहू के तारीफों के पुल ही बांधती रहती है, लेकिन मुझे इस जैसी दुष्ट बहू मिली। इस बहू का ही क्या दोष दे, बेटा तो नालायक निकला। यदि बेटा ठीक होता तो बहू की क्या मजाल होती कि वो खुद गलत काम करती। ज्यों-ज्यों कानपुर नज़दीक आ रहा था, कुसुम घबरा रही थी। कहीं भाभी, भैया क्या सोचेंगे? सोचे तो सोचे, उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं। बोझ नहीं बनूंगी लेकिन भैया भाभी पे। कुछ दिन के बाद अलग सा छोटा मकान ले लूंगी, एक नौकरानी रख लूंगी। इस विचार की लहर बार-बार उठ रही थी। घर छोड़ के मैंने कोई गलत तो काम नहीं कर दिया। फिर दिमाग ने कहा, तो फिर और क्या करती? हर रोज मार खाती और वो मारता रहता, जब तक वो जायदाद पूरी तरह से अपने नाम ना लिखवा लेता। उसने अपनी बनाई हुई वसीयत को पढ़ा, एक बार, दो बार, तीन बार, हर बार पढ़ा, जिसमें प्रति उसने अपनी बेटी को भी भेजनी थी। वकील के पास एक कॉपी रख के आई थी। कुसुम अब सोचने लगी, आज मैंने जो कुछ भी किया है वो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। छी छी, माँ बेटे से मार खाए, इससे अच्छा मर न जाए। मैं अकेली पड़ गई थी, ये दोनों पति पत्नी एक हो गए थे। शुक्र है मुझे रीता जैसी पड़ोसी मिल गई, जिसने मेरी मृतप्राय जिंदगी को नई सांसें दे दी। अगर रीता न होती तो शायद मैं वसीयत भी नहीं बदल पाती और न ही घर से भाग पाती। इन्हीं विचारों का ताना बाना बुनते हुए कानपुर आ गया। हड़बड़ाते हुए कुसुम ने अटैची और पर्स पकड़ा और फिर स्वरूप नगर के लिए रिक्शा लेकर चल दी। कुसुम निश्चय करके अपने भाई देवेंद्र के घर पहुंच गई। दरवाजे पे लगी कॉलबेल बजाई। थोड़ी देर में एक भोली भाली सुंदर सी बालिका ने दरवाजा खोला। आप कौन? किससे मिलना है? मीठी सी आवाज में बच्ची ने पूछा। बेटी, मैं लखनऊ से आई हूँ, तुम्हारे पापा जी की बहन हूँ। मेरा नाम कुसुम है। अरे अंदर आइए दादी जी, अंदर आइए। बच्ची ने पीछे पीछे कुसुम अपना पर्स और अटैची संभालती हुए चल पड़ती है। बरामदे में जुड़ा हुआ ड्राइंग रूम भी था। साथ में कुसुम की 5 सालों के बाद वहाँ आई थी। पिछली बार पति के साथ कुसुम कार से आई थी। घर परिवारों ने खूब इज्जत और मान सम्मान दिया था। भैया भाभी ने तो उसे आंखों पे ही बैठा लिया था। कुसुम के भाई का घर का वातावरण उस समय शांत था, अब भी लगता है सुखमय और शांत है। कुसुम की विचारधारा उस समय उसके भाई नहीं तोड़ी। अरे कुसुम, तू इस समय अकेली कैसी? कुछ फोन वगैरह ही कर देती। कुसुम की आवाज़ सुनकर उसका भाई सशंकित हो जाता है और बोलता है। उसके बाद कुसुम बोलती है, आना पड़ा तो मैं समझा नहीं। खैर पहले चाय पी ले, कुछ खा ले, फिर बताना। कुसुम की आवाज़ सुनकर बरामदे में सब्जी काटती हुई भाभी दौड़ कर आती है, पाँव छूती है, फिर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता भी आता है। दीदी, आप तो बहुत दुबली हो गई हैं, 5 साल में आपका चेहरा ही बदल गया है। क्या हो गया है आपको? कुसुम के पास आकर भाभी ने उन्हें आलिंगन किया और आश्चर्यचकित नजरों से उन्हें देखती रही। कुसुम बार बार अपने जख्मों, बाहों, गर्दन पे पड़े हुए जख्मों को, निशानों को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेज में रखी हुई चाय की प्याली उठाते समय गर्दन पे से शॉल हट जाती है और बाह का स्वेटर भी ऊपर हो जाता है। देखते ही भैया दौड़ के पास आते हैं और घबरा के पूछते हैं, ये सब क्या है कुसुम? तुम्हारे शरीर पे इतने जख्म कैसे हैं? वह भैया, वो रवि मारता पीटता था। एक बार उसने मुझे इतनी जोर से मारा कि दांत तक टूट गया। ये सब कुछ उसी के निशान है। इतना सब कुछ होते रहा और तुमने मुझे बताया तक नहीं। अरे हम कोई गैर है क्या? कभी फोन ही कर देती या कोई खत ही डाल देती। पता नहीं तुमने कितने दुख झेले जीजा जी की मृत्यु के बाद। छी छी, इतना क्रूर और इतना बिगड़ा हुआ बेटा हो जाएगा रवि, सपने में भी नहीं सोचा था। खैर कुसुम, तुमने अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गई। वह तो मुझे भूखा तक रखता था। बाहर दरवाजे पे ताला, टेलीफोन पे ताला, फ्रिज, सभी अलमारी में भी ताला लगा के रखता था। भैया, ऐसी दुर्दशा तो किसी कैदी की भी नहीं होती होगी जैसी उसने मेरी कर रखी थी। कहते कहते कुसुम फूट फूट कर रोने लग जाती है। भैया भाभी दोनों घबरा गए, आंसू पोंछे। भाभी ने फिर कुसुम से वसीयत की योजना पूछी। थोड़ी देर बाद खुद पर काबू पाकर कुसुम ने अपनी नई वसीयत उन दोनों को दिखाई। भैया भाभी खुश हुए। बहन को भाई ने खूब प्यार करके कहा, बहन घबराओ मत, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। वैसे भी अलग रहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहोगी तो स्वरूप नगर में ही तुम्हें अच्छा मकान मिल जाएगा। फिलहाल तुम आराम करो और चिंता मत करो। अच्छा भैया, कह के सोफे पे ही लेट गई। उधर शाम को जब रवि ऑफिस से लौटा तो पल्लवी ने रोनी से सूरत लेकर दरवाजा खोला और विष से टूटी हुई डाली से धम से सोफे पर बैठ गई। रवि उसे झकझोर के पूछता है, क्यों, क्या बात है, सब ठीक तो है? पल्लवी चीख के बोलती है, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हारी माँ धोखा देकर भाग गई है। और क्या? ये देखो, पलंग पे चिट्ठी रख कर गई है, लिखा है, मैं जा रही हूँ, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें जायदाद में से। मैंने वसीयत बदल दी है, आधी जायदाद बेटी मोनिका और आधी विकलांगों की संस्था के नाम कर दी है। मैं कपूत बेटे से विद्रोह करती हूँ। जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया वो माँ पे हाथ उठाता है, वह भी जायदाद के लिए। मेरा सब कुछ तो तेरा ही था, लेकिन तूने माँ बेटे के रिश्ते का कोई लिहाज नहीं किया। अब मुझे तुझसे रिश्ता तोड़ने में कोई गम नहीं। कागज का टुकड़ा पढ़कर रवि पागलों की तरह चिल्लाने लगा, कभी इधर कभी उधर चक्कर काटने लगा। उधर पत्नी पल्लवी क्रोध में बड़बड़ाने लगी, मैंने तो पहले ही कहा था, माँ जी को इतना मत सताओ, मत मारो पीटो, प्यार से उन्हें वश में करो, लेकिन तुम तो मेरी एक बात सुनते नहीं हो। अब भुगतो, अब घर भी खाली करना पड़ेगा।
ऐसे ही रवि और उसकी पत्नी को उसके किए की सजा मिलनी तय थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमें दोनों कहानियों के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें और वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। और ये है दूसरी कहानी। चलिए हम शुरू करते हैं। सुनैना के सीने में अचानक तेज दर्द उठा जब वो रसोई घर में चाय बना रही थी। उसने एक हाथ से किचन के स्लैब को कस के पकड़ लिया और दूसरा हाथ अपने सीने पर रख लिया। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने अपने पति प्रशांत को, जो थोड़ी दूर पहले ही ऑफिस से आया था, आवाज लगाई, पर गले से आवाज निकली ही नहीं। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल के खड़ी थी। इधर प्रशांत ड्राइंग रूम में बैठा हुआ अपनी टाई उतारते हुए झल्ला रहा था। सुबह सुनैना से झगड़ा करके ऑफिस गया था और वहां सारा दिन उसका मूड खराब ही रहा। बॉस से डांट सुनी सो अलग। झगड़ा भी किस बात का? उसने मायके जाने के लिए ही तो पूछा था, पर उसने साफ मना करने पे कि तुम चली जाओगी तो घर का ध्यान कौन रखेगा, फिर माँ अकेली सारा दिन घर कैसे संभालेगी, यही सब कुछ। चाय बनाने में कितनी देर लगती है? प्रशांत लगभग चिल्लाते हुए बोला। चिल्ला क्यों रहा है? बहू बना तो रही है। हो सकता है तेरे लिए कुछ नाश्ता बना रही हो। सुबह से ही कुछ ना खा के गया था, ना ही लंच लेकर गया। तेरा लंच तो वो गेट तक लेकर आई थी, पर तू ना जाने किस बात पे गुस्सा हो जाता है। संजना ने अपने बेटे प्रशांत को पानी का गिलास थमाते हुए कहा। संजना ने इसके बाद कहा कि अच्छा मैं देखती हूँ थोड़ी देर क्यों लग रही है। वैसे भी वो इस घर की बहू है और किसी की बेटी भी है, नौकरानी या रोबोट नहीं है जो तेरे और इस परिवार के लिए पूरा दिन खटते रहे और फिर तेरे इशारे पे नाचती भी रहे। संजना को बेटे की ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, क्योंकि उसने ऐसे संस्कार नहीं दिए थे बेटे को। फिर भी अपनी पत्नी के प्रति वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? हो ना कुछ कमी तो रही गई मेरी परवरिश में। बहनों का दुलारा कभी एक गिलास पानी तक अपने लेने का मौका नहीं देती थी। अच्छा ले पानी पिए और गुस्सा शांत कर। माँ देखिए ना, कितनी देर हो गई मुझे ऑफिस से आए हुए। सुनैना अभी तक चाय भी नहीं दे पाई और ना ही पानी के लिए पूछ रही है। पता नहीं वो सारा दिन घर में क्या करती हो। थका हुआ मैं घर आता हूँ, चाय पानी के लिए भी तरसना पड़ता है। बेकार तुमने मेरी शादी करवा दी। इससे अच्छा तो पहले ही सही था मेरी जिंदगी में सब कुछ। तुम तो हमेशा ही उसका पक्ष लेती हो और मेरी ही गलती ढूंढते रहती हो। प्रशांत की माँ किचन में जाती है तो वहां सुनैना को बेहोशी की हालत में पाती हैं और उसे आवाज देती हैं, प्रशांत जल्दी आ बेटा, सुनैना को कुछ हो गया है। अब क्या हुआ? झल्लाता हुआ प्रशांत सोफे से उठा और माँ की पुकार सुनकर रसोई घर में पहुंचा। क्या हुआ? ऐसे फिर से कोई ड्रामा कर रही है? आप चलो यहाँ से, नहीं पीनी मुझे कोई चाय। आप छोड़ दो इसको यहीं पे। घर में बिस्तर की कमी पड़ रही है जो किचन में आकर सो गई। लेकिन सुनैना को इस तरह से जमीन पर गिरा हुआ देखकर संजना बहुत घबरा गई थी और उसके हाथों को सहलाने लगी। उसके चेहरे पे पानी के छींटे मारे माथा सहलाया। सुनैना उठ मेरी बच्ची, क्या हुआ? उठ जा बच्ची। संजना के आंखों में आंसू गिर रहे थे जो सुनैना के चेहरे को भिगा रहे थे। अपनी सास की गोद में वो आराम से सो रही थी। संजना ने अपने बेटे को आवाज देकर कहा, सुबह से तेरा और इसका झगड़ा हुआ, इस कारण इसने भी कुछ नहीं खाया। अब समय मत बर्बाद कर और जल्दी से गाड़ी निकालो और हॉस्पिटल लेकर चलो। संजना की 2 बेटियां और एक बेटा है। दोनों बेटियों की शादी के बाद प्रशांत की शादी के समय मन में बस यही ख्याल था कि दोनों बेटियों के ससुराल जाने के बाद बेटियों की कमी इस घर के सूनेपन को एक बेटी ही मिटा सकती है और घर के रौनक को बरकरार रख सकती है। इसलिए उसने मन में सोच लिया था वो सास नहीं, माँ के समान अपनी बहू का ध्यान रखेगी। लेकिन प्रशांत बर्बाद किया जा रहा था। डॉक्टर को फोन लगाया गया। डॉक्टर से कहा गया शायद इसका बीपी लो हो गया है या हार्ट अटैक आया है। गर्मी भी कितनी पड़ रही है, गर्मी से शायद चक्कर आ गया। तब तक प्रशांत फिर से बोला कि माँ इसे कुछ नहीं हुआ है, बस काम ना करने के बहाने खोज रही है, फिर से कोई ड्रामा कर रही है ताकि मैं इसे मायके छोड़ के आऊँ। तेरा बहू से सुबह से ही झगड़ा हुआ है और इसी वजह से इसे चक्कर आ रहे हैं। पर संजना तो बेटियों की माँ है। वो अपनी बेटी के साथ जैसा व्यवहार चाहती है और वैसा ही व्यवहार वो दूसरों की बेटी के साथ करना चाहती है। भले ही उसने खुद अपने जीवन में कष्ट सहे हो, सास और ससुराल वालों के ताने की शिकार रही हो, पर वो अपनी बेटी की तरह ही बहू को मानती है। प्रशांत गुस्से में बहुत कुछ बोल रहा था, पर सुनैना को बहुत ही प्यार करता था और उसे अपने से दूर किसी कीमत पर जाने नहीं देना चाहता था। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि सुनैना प्रेग्नेंट है। कई बार महिलाओं को गर्भधारण के बाद इस तरह की बीपी लो की समस्या हो ही जाती है। प्रशांत ने जैसे ही ये खबर सुनी उसके तो पांव जमीन पे नहीं पड़ने लगे। संजना किसे इस तरह से जब उसने सुना तो उसका तो जैसे खुशी से बिल्कुल रोमांचित हो गई। इतने दिनों के बाद घर में फिर से किलकारी गूंजेगी। सुनैना को होश आया। अपनी सास को माथे पे हाथ फेरते देख उसके मन से आवाज आई कि संजना तू बहुत भाग्यशाली है, तुझे संजना जैसी सास मिली है। संजना ने सुनैना की माँ को फोन करके ये खुशखबरी देते हुए कहा, समधन जी आप लंबा प्रोग्राम बनाकर यहाँ आ जाइए। यहाँ संजना को कब तक आपके साथ रहना पड़े, यहाँ आप रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जानती हूँ वो अपने मन की बात मुझसे ज़्यादा शायद आपसे खुलकर बताए। क्या खाने का मन है, क्या करने का मन है। सुनैना की माँ अपनी बेटी के ससुराल में आ गई, पर उसे लोक समाज का डर बहुत सता रहा था कि लोग क्या कहेंगे, क्या बेटी के ससुराल में ही डेरा जमा लिया है। पर उसने संजना ने ये जब बातें सुनी तो उसने कहा क्या हम लोगों के कहने पे जीना छोड़ दे सकते हैं? कुछ ना कुछ तो लोग कहते ही रहते हैं, उनका काम ही कहना होता है। पर अब हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। इस वक्त आपकी बेटी को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। सुनैना अपनी सास और माँ के बीच में आकर बैठ जाती है और कहती है, मुझे आप दोनों की ही ज़रूरत है। भले ही एक माँ ने मुझे जन्म दिया है, पर मेरी शादी के बाद तो मेरी दो माएँ हैं। प्रशांत को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसे सुनैना के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था।
सुनैना की जब दोनों ननदों को भी पता चला कि उसकी भाभी माँ बनने वाली है तो वो दोनों बहुत खुश हुई और अपने मायके आ गई। संजना सदन में खुशियाँ दरवाजे पे दस्तक देके जैसे घर में समा रही थी। दोनों बहनों को देख के प्रशांत भी बहुत खुश हुआ। देख, जैसे तेरी बहनों का यहाँ आना अच्छा लगता है तुझे, वैसे ही उसका भी अपने मायके आने का मन करता है। और सुनैना का भी मायके है, उसके भाई बहन, उसका भी तो मन करता होगा कि वो उनके साथ समय बिताए। शादी के बाद अपने खून के रिश्ते को भुला दिया जाए, ऐसा एक लड़की के लिए सही तो नहीं होता। लेकिन सुनैना संजना का इतना प्यार पाकर बहुत धन्य महसूस कर रही थी। उसने कहा, मेरा मायका और ससुराल एक ही घर में है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कुछ ही महीनों के बाद सुनैना ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। मैं भी बेटियों की माँ बन गई। सुनैना ने जब अपनी दोनों माँओं से कहा तब सामने खड़ी ननद हंस के बोली, बेटियां नहीं है, एक बेटी और एक बेटा है, ध्यान से देखो भाभी। हाँ, है तो एक बेटा और एक बेटी, पर बेटे की शादी के बाद एक और बेटी घर आएगी ही ना, तो मैं बन गई ना बेटियों की माँ। इस बात पे सब खिलखिला उठे। सच, अगर सोच सब सही रखे तो ससुराल में लड़कियों को मायके की कमी